नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मुझे पता है आप लोगों ने बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ लिया है और आप सुनिश्चित रूप से एक बेहतर तैयारी के साथ में अपनी परीक्षा देने जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी परीक्षा में जाने से पहले अंतिम खास मनोविज्ञान के एक बूस्टर को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें टोटल मैं 1 से 50 तक की जानकारियाँ फटाफट आप लोगों को बताऊँगा, जिससे आपका पूरा मनोविज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसकी खास खास बातें रिवाइज हो जाएगी। दोस्तों इसको 2 पार्ट में हम बात कर रहे हैं। पहला पार्ट है आज जिसमें 1 से 30 तक की जानकारियाँ हम फटाफट जानने वाले हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये बूस्टर केवल और केवल इस बात के लिए है कि आपने जो कुछ पढ़ा वो एक बार आपके माइंड में आ जाए और कम से कम समय में। मेरा प्रयास रहेगा कम से कम समय आपका इसमें ख़राब हो और आप एक बार के लिए पूरी विषय वस्तु को रिवाइज कर पाएँ। तो शुरुआत करें दोस्तों बिना किसी समय को ख़राब किए। और पहला हमारा इसमें जो विचार है दोस्तों वो है मनोविज्ञान के तृतीय बल मानवतावादी संप्रदाय में व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छाओं, आत्मवृद्धि तथा आत्मसिद्धि के संप्रत्यय पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दोस्तों अपने को ध्यान रहे मनोविज्ञान का प्रथम बल जो है मनोविश्लेषणवाद होता है और द्वितीय बल व्यवहारवाद होता है तथा तृतीय बल मानवतावादी संप्रदाय होता है, जिसको अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट और अगला विचार है अल्फ्रेड एडलर ने व्यक्तिगत मनोविज्ञान की शुरुआत की और उन्होंने फ्राइड के लैंगिक मूल प्रवृत्ति वाले विचार के स्थान पर शक्ति अभिप्रेरक को महत्वपूर्ण माना। तो ध्यान रहे अल्फ्रेड एडलर ने व्यक्तिगत मनोविज्ञान की शुरुआत की थी और फ्राइड ने जो लिबिडो शक्ति बताया था लैंगिक मूल प्रवृत्ति का विचार, उसके स्थान पर इन्होंने शक्ति अभिप्रेरक को महत्वपूर्ण माना है। दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट विचार है हमारा संरचनावाद का मुख्य आधार मानसिक क्रियाओं को उनके सबसे साधारण अवयवों में बांटकर समझना है। संरचनावाद का मुख्य आधार मानसिक क्रियाओं को उनके सबसे साधारण अवयवों में बांटकर समझना होता है। संरचनावाद ये कहता है कि छोटे छोटे अवयव मिलकर के एक संरचना बनती है, यानी सरल संरचनाओं से जटिल संरचना बनती है। उसी विचार को संरचनावाद के नाम से जानते हैं और जैसा कि आपको विदित होगा दोस्तों ये विलियम वुंट और टिश्नर से संबंधित विचारधारा है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है संरचनावाद की आणविक विचारधारा के विरोध में मनोविज्ञान की गेस्टाल्टवाद शाखा की शुरुआत हुई। संरचनावाद ने जो आणविक विचारधारा दी थी इसके खिलाफ, इसके विरोध में गेस्टाल्टवाद विचारधारा शुरू हुई, जो मूर्त रूप से लेकर के किसी संक्षिप्त रूप की ओर आगे बढ़ने की बात करती है, या यूँ कहें कि जो पूर्ण से लेकर के किसी अंश की ओर आगे बढ़ने की बात करती है, जिसका संबंध जो है जर्मनी से मूल रूप से है। और इसके प्रमुख प्रणेता प्रारंभिक विचार देने वाले विद्वान जो हैं वो वर्दीमर है। इसी के ऊपर प्रयोग करने का श्रेय जाता है कोहलर को। नेक्स्ट है दोस्तों केस स्टडी मेथड में यानी व्यक्ति इतिहास विधि में व्यक्ति तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण लोगों के साथ जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के साथ अनुभव लेकर उनकी समस्याओं को दूर करने पर बल दिया जाता है। कई बार प्रश्न आता है केस स्टडी मेथड का उपयोग कहाँ होता है, तो विशेष प्रकार की परिस्थितियों में अलग अलग अनुभव लेकर के व्यक्ति की समस्या को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना में कोई परिवर्तन आता है, उसके हाथ पैर बढ़ते हैं, वजन बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, तो उसको हम वृद्धि कहते हैं। जबकि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक आदि पक्षों में एक साथ जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो सुनिश्चित रूप से आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि शारीरिक प्रकार के परिवर्तन वृद्धि है या अभिवृद्धि है तथा बाकी सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल होने पर वो विकास कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हरलोक के अनुसार विकास क्या है। दोस्तों हरलोक ने विकास को जो परिभाषित किया है वो क्या है, विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, यानी केवल शारीरिक परिवर्तनों तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, जिससे बालक में नई नई विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती है। यानी विभिन्न पक्षों के अंदर होने वाले सम्मिलित परिवर्तनों को हरलोक ने विकास की संज्ञा दी है, जो बालक में योग्यताएं और विशेषताओं को जन्म देता है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है ध्यान रहे विकास में वृद्धि समाहित होती है। विकास में वृद्धि समाहित होती है। विकास सतत प्रक्रिया है, विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों है। विकास एकीकृत प्रक्रिया, विकास आकलन योग्य है, विकास वंशक्रम तथा वातावरण का गुणनफल है। विकास क्या है दोस्तों, इन सभी विचारों को यदि हम एक पल के लिए अपने माइंड में लाते हैं तो हमें विकास समझ में आता है कि विकास सतत प्रक्रिया है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों है, विकास एकीकृत प्रक्रिया है, आकलन योग्य है, वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल है। निश्चित रूप से ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, तो रिवाइज हो रहा होगा। विकास के प्रमुख आयाम शारीरिक एवं क्रियात्मक, संज्ञानात्मक,
संवेगात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास के रूप में होते हैं। यानी विकास जो होता है ना दोस्तों, वो कहाँ कहाँ होता है? शारीरिक रूप से होता है, कामक रूप से होता है, संज्ञानात्मक रूप से होता है, संवेग और नैतिकता, सामाजिक प्रकार के जो क्षेत्र हैं, इन सभी पक्षों में विकास होता है, इन सभी पक्षों में परिवर्तन होता है, उसको हम विकास के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बालकों में शारीरिक विकास एक समान गति से नहीं होता। बालकों में शारीरिक विकास जो एक समान गति से नहीं होता, कभी तीव्र गति से होता तो कभी मंद गति से होता है। यानी विकास कभी तेज होता तो कभी धीमी गति से होता है। टेनर और मेरेडिथ ने 4 विकास चक्र बताए हैं। इनके द्वारा जो विकास के 4 चक्र बताए गए हैं दोस्तों, वो भी एक बार आपको देख लेने चाहिए। वो 4 विकास के चक्र क्या है दोस्तों? इन्होंने 4 विकास के चक्र बताए, उनमें हम 11 नंबर पर उनको देख रहे हैं। प्रथम विकास चक्र इन्होंने माना है गर्भावस्था से लेकर जन्म के 2 वर्षों तक, इसके अंदर विकास बहुत तेजी से होता है। दूसरा चक्र इन्होंने माना 3 वर्ष से बाल्यावस्था तक, इसके अंदर विकास धीमी गति से होता है। यानी बाल्यावस्था में हमने पढ़ा है निश्चित रूप से विकास की गति क्या होती है? मंद होती है, इसलिए उसको मंद परिवर्तनों का काल भी कहा जाता है। इसी प्रकार से तृतीय विकास चक्र इन्होंने माना है किशोरावस्था की शुरुआत से लेकर 16 वर्ष तक, यानी लगभग प्रारंभिक किशोरावस्था को इन्होंने शामिल किया है। इसमें पुनः विकास बहुत तेजी से होता है। और चौथा चक्र इन्होंने 16 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक माना, जिसमें विकास धीमी गति से होता है। इसका मतलब दोस्तों, पहला और तीसरा चक्र वो जिसमें विकास तेजी से होता है, और दूसरा व चौथा चक्र वो जिसमें विकास धीमी गति से होता है। इसके बाद में देखिए, अभिवृद्धि एक पक्षीय, संकुचित, निश्चित समय बाद बंद होने वाली, केवल संरचनात्मक बदलाव तथा निश्चित दिशा में नहीं, केवल मात्रात्मक, मापन योग्य होती है। जबकि विकास बहुपक्षीय, व्यापक, निश्चित दिशा में जीवन पर्यंत चलने वाला मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन है। देखो, इस एक ही बिंदु के अंदर हमने जो भी अभिवृद्धि और विकास की डिफरेंस है, जो अंतर है, वो जानने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से ये बिंदु आपको स्मरण रहेगा तो अभिवृद्धि विकास के अंतरों को आप कर पाएंगे। और ऑलरेडी आपको पता तो अब रिवाइज हो गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है, संकुचित होती है, निश्चित समय बाद बंद हो जाती है, केवल संरचनात्मक बदलाव है, निश्चित दिशा नहीं, केवल मात्रात्मक होती है, मापन योग्य होती है। जबकि विकास बहुपक्षीय होता है, व्यापक होता है, निश्चित दिशा में होता है, जीवन पर्यंत चलने वाला है, मात्रात्मक, गुणात्मक दोनों प्रकार की परिवर्तन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, विकास के सामान्य सिद्धांत देख लीजिए। एक ही लाइन में, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, निश्चित क्रम में होता है, निश्चित दिशा में होता है, निरंतर होता है, भविष्यवाणी योग्य होता है, व्यक्तिक होता है, वंश क्रम और वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर है, परस्पर संबंधित होता है, एकीकरण का सिद्धांत होता है, चक्राकार या वर्तुलाकार विकास होता है, और सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर होने वाले विकास के रूप में होता है। तो ये सभी दोस्तों विकास के सामान्य सिद्धांत हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। निश्चित रूप से हर परीक्षा के अंदर यहाँ से प्रश्न आता रहा है। विकास की प्रक्रिया के में आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी आकृतियों का विलोपन, नए लक्षणों का व आकृतियों का संचय होता है। यानी विकास की प्रक्रिया में क्या क्या होता है? परिवर्तन होते हैं, आकार में, अनुपात में परिवर्तन होते हैं, पुरानी आकृतियों का विलोप हो जाता है, जैसे पुराने दूध के दांत हट जाते हैं और स्थायी दांत आ जाते हैं। इसके अलावा नए लक्षणों का पैदा होना विकास की प्रक्रिया में चलता है। हर अगली अवस्था में कोई न कोई नया लक्षण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वैसे अलग अलग विद्वानों ने विकास की अवस्थाओं के लिए अलग अलग आयुकाल माना है। अलग अलग विद्वानों ने विकास की अवस्थाओं के लिए अलग अलग आयुकाल माना है, लेकिन सर्वमान्य रूप से जोन्स के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया है वो माना जाता है। जोन्स नामक विद्वान ने जो दिया है वो है दोस्तों, शैशव अवस्था जन्म से लेकर के 5-6 वर्ष तक होती है, बाल्यावस्था 5-6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है, और किशोरावस्था 12 से 18-19 वर्ष तक होती है, जिसको जनरली हम पढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, बालक में होने वाले विकास को जो है सिर से पैर की ओर जो होता है उसको बोलते हैं सिफेलोकोडल। ध्यान रखना है, बालक में जो सिर से पैर की ओर विकास होता है उसको सिफेलोकोडल भी कहते हैं। और निकट से दूर की ओर या केंद्र से परिधि की ओर जो विकास होता है उसको प्रॉक्सीमोडिस्टल भी कहते हैं। तो कभी कभी ये शब्द भी आपको पूछ ले जा सकते हैं कि सिफेलोकोडल का मतलब क्या है, तो सिर से पैर की ओर या मस्तकोन्मुखी विकास है। और प्रॉक्सीमोडिस्टल का मतलब क्या है? इसका मतलब केंद्र से परिधि की ओर या निकट से दूर की ओर विकास होता है। नेक्स्ट है, विकास में वंशक्रम और वातावरण की भूमिका को लेकर मनोवैज्ञानिकों में जो मतभेद है उसे प्रकृति पोषण विवाद कहते हैं। यानी मनोवैज्ञानिकों में इस बात को लेकर के विवाद है कि विकास जो होता है उसमें वातावरण की बड़ी भूमिका या वंशक्रम की। इस विवाद को क्या बोला जाता है? प्रकृति पोषण विवाद। जबकि इस विवाद के संदर्भ में जो है वुडवर्थ ने कहा है कि विकास जो होता है ना, वो विकास होता है किसका गुणनफल? वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। नेक्स्ट है गेसेल के अनुसार। गेसेल ने कहा दोस्तों कि बच्चे की वृद्धि व विकास
वातावरण तथा आनुवंशिकता दोनों से प्रभावित होता है। बच्चा जो भी होता है उसका वृद्धि और विकास वातावरण वंशक्रम दोनों से प्रभावित होता है, लेकिन बालक में विकास की गति तंत्रिका तंत्र की वृद्धि पर निर्भर करती है। यानी इन्होंने परिपक्वता का सिद्धांत दिया है और उस परिपक्वता के सिद्धांत में इन्होंने कहा वंशक्रम और वातावरण तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ में तंत्रिका तंत्र की वृद्धि जो होती है वो भी इसमें विशेष महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों नेक्स्ट और 19वें नंबर पर है, गेसेल ने माना कि एक नवजात शिशु भी अपने स्वयं के विकासात्मक प्रवृत्तियों का विनियमन कर लेता है और खाने पीने सोने का टाइम तय करता है। यही आत्म विनियमन है, यानी सेल्फ रेगुलेशन है। गेसेल ने कहा है कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो भी विकास के दौरान खुद के लिए खुद पर नियंत्रण बनाने के लिए कुछ नियम बना लेते हैं। समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर जगना, ये सारा कुछ ये अपने आप में उनका क्या है, आत्म विनियमन है। इसके बाद में देखिए दोस्तों पियाजे ने क्या कहा। पियाजे ने कहा कि संज्ञान से तात्पर्य, जो संज्ञान होता है उससे तात्पर्य है संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, धारण, समस्या समाधान, चिंतन और तर्क। ये सब दोस्तों मानसिक क्रियाएं होती है और ये सब मानसिक क्रियाएं किसको जन्म देती है, ये सब मानसिक क्रियाएं संज्ञानात्मक विकास को जन्म देती है। यानी एक व्यक्ति में जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसके लिए इन्हीं मानसिक क्रियाओं को जीन पियाजे ने महत्व दिया है। दोस्तों नेक्स्ट है स्कीमा जीव विज्ञान का शब्द है। स्कीमा एक शब्द है दोस्तों जीव विज्ञान का। इसको जो है कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो जीव विज्ञान का और पियाजे ने मनोविज्ञान में काम में लिया, तो स्कीमा है, जिसका प्रयोग पियाजे ने मनोविज्ञान में किया है। इसका तात्पर्य मानसिक संरचना से है, ऐसी मानसिक संरचना से जो व्यक्ति में मस्तिष्क में जो सूचनाएं होती है उनको संगठित और व्याख्या करने हेतु उपस्थित होती है। मस्तिष्क में पाई जाने वाली सूचनाओं को संगठित करने और व्याख्या करने के लिए उपस्थित होती है। ये एक प्रकार से क्रिया के समानांतर चलने वाली मानसिक क्रिया है। यानी स्कीमा को क्रिया के समानांतर चलने वाली मानसिक क्रिया के रूप में भी हम जान सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जब एक व्यक्ति अपने स्कीमा को वातावरण की नई सूचनाओं के अनुसार परिमार्जित कर लेता है तो इसे समंजन कहते हैं। यानी जब भी कोई एक व्यक्ति वातावरण के नए ज्ञान को अपनी पुरानी जो सूचनाएं हैं, स्कीमा है, उसके अनुसार परिमार्जित कर लेता है या फिर स्कीमा को परिमार्जित करते हुए नए ज्ञान का लाभ प्राप्त कर लेता है तो उसको क्या कहा जाता है, समंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है जीववाद, जिसको सजीव चिंतन या एनिमिज्म भी कहते हैं। इसके कारण बालक जो है निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है और इसका अर्थ ये हुआ कि बालक सजीव और निर्जीव में क्या नहीं कर सकता, अंतर नहीं कर सकता, उसमें अंतर करने की क्षमता नहीं होती है। दोस्तों किशोरावस्था में तार्किक रूप से तर्क वाक्यों के बारे में निर्णय लेने की योग्यता पाई जाती है। किशोरावस्था वो होती है जिसमें तार्किकता विकसित हो जाती है और वो तर्कपूर्ण जो भी वाक्य होते हैं ना, जिनमें तार्किक रूप से जवाब देना होता है, उसका निर्णय करने की क्षमता इनमें पैदा हो जाती है। और तर्क वाक्य एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं, इसके अंतर को बालक बताना शुरू कर देता है। इसको अंतर साध्यपरक तर्क कहते हैं। यानी बालक में ये जो योग्यता पैदा हो जाती है इसको क्या कहते हैं, अंतर साध्यपरक तर्क कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। बालक के चिंतन में संकेत तथा प्रतिमा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और संज्ञानात्मक विकास में भाषा को अधिक महत्व दिया गया है। ब्रूनर ने जो है संज्ञानात्मक विकास में को क्रमिक प्रक्रिया माना है। ये प्रक्रिया जो है पियाजे ने मानी है, सेम उसी तरह माना है इन्होंने, लेकिन इन्होंने चिंतन में संकेत और प्रतिमा को महत्व दिया और भाषा को भी इन्होंने महत्व दिया है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ का कहना है संवेग जो होता है ना वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। वहीं पर रोस का कहना है कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता पाई जाती है। दोस्तों नेक्स्ट है 27वें नंबर पर ब्रिजेस के अनुसार जन्म के समय उत्तेजना पैदा होती है। कौन कौन से संवेग कब पैदा होते हैं वो इसमें है। तो उत्तेजना पैदा होती है जब 3 वर्ष का बालक हो जाता, तो 3 माह का बालक हो जाता, 3 माह की आयु होती है, तब उसमें कष्ट और आनंद ये 2 संवेग और पैदा हो जाते हैं। जब वो 6 माह का होता है तब 3 संवेग और पैदा हो जाते हैं, भय, क्रोध और घृणा। यानी पहले के मौजूद रहते हैं और फिर नए पैदा हो जाते हैं। जब 12 माह का होता है तब उसके अंदर जो उल्लास और प्रेम, तथा जब 18 माह का होता है तब ईर्ष्या, तथा 24 माह में हर्ष नामक संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आयु के अनुसार संवेग अगर पूछे जाते हैं कब कौन सा पैदा होता है तो ये हमें ध्यान रखना है। नॉम चॉम्स्की के अनुसार मनुष्यों में जैविक रूप से भाषा ग्रहण करने की संरचनाएं उपस्थित होती है। नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि जैविक रूप से जन्मजात रूप से व्यक्ति में भाषा ग्रहण करने की योग्यताएं विकसित रहती है या उपस्थित रहती है। मनुष्य में सहज भाषा अधिग्रहण तंत्र पाया जाता है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाई जाती है, जिससे एक व्यक्ति किसी भी भाषा के व्याकरण को आसानी से सीख जाता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है स्किनर के अनुसार बालक अधिगम द्वारा भाषा सीख पाते हैं। अतः बच्चे जो देखते हैं और सुनते हैं उनका अनुकरण करते हैं।
तथा पुनर्बलन एवं दंड के फलस्वरूप भाषा सीखते हैं। यानी स्किनर कहते हैं कि भाषा सीखने का जो तरीका क्या है, पुनर्बलन और दंड है। आपको ये ध्यान रखना है, अनुकरण से भाषा सीखना, पुनर्बलन दंड से भाषा सीखना किसके द्वारा कहा गया है, तो स्किनर के द्वारा कहा गया है, ये ध्यान रहे। नेक्स्ट और लास्ट विचार है हमारा दोस्तों, शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। यानी शैक्षिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था, इसलिए कहा जाता है बाल्यावस्था के लोग विद्यालय पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए इस अवस्था के समय शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसे प्राथमिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं, क्योंकि इस समय बालक प्राथमिक शिक्षा के अंदर होता है या प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में होता है। तो दोस्तों ये थे 30 विचार जो मात्र 15 मिनट के लगभग समय में हमने फटाफट पूरे किए। उम्मीद करता हूँ ये आपके लगभग आधे पाठ्यक्रम को रिवाइज करने में योगदान करने वाले विचार रहे होंगे। बचे हुए पाठ्यक्रम के जो बचे हुए विचार हैं वो भी मैं जल्द ही आपके लिए प्रेषित करूंगा और सुनिश्चित रूप से कम समय में आप इसको अपने पाठ्यक्रम को रिवाइज कर पाएंगे। परीक्षा में आपको फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।